बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं ख़ूबसूरत हिन हफ़्ते जी शुरूआति थी वई हूंदी। हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं आहे, मंडे आहे ऐं मां आहियां मुंहिंजी मेज़बान सबा अली। ज़बरदस्त शुरूआति थी आहे अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजी। ऐं जीअं मां हमेशह चवंदी आहियां, पंहिंजे ॾींहं जी शुरूआति अलाह जी शुक्र अदा करण सां ई कयो ऐं ॾाढी ज़बरदस्त तरीक़े सां पोइ तव्हांजो सॼो हफ़्तो गुज़रंदो आहे। ऐं ईअं ई जी असां वटि अॼु ज़बरदस्त गेस्ट हूंदा। गेस्ट पैनल में ॾाढा ज़बरदस्त अहिड़ा हिकिड़ा डॉक्टर बि आहिनि, फिज़ियोथेरेपिस्ट आहिनि, उन सां ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾोगॾु जी शेफ़्स हूंदा, शेफ़ इंस्ट्रक्टर्स हूंदा ऐं उन सां गॾु अॼु असांजे जीअं हमेशह तव्हां ॾिसंदा रहिया आहियो असांजे प्रोग्राम में कोई कॉम्पिटिशन ज़रूरु हूंदो आहे। कोई अहिड़ो हेल्दी कॉम्पिटिशन असांजे प्रोग्राम में मॉर्निंग एट PTV नेशनल सां कराईंदा रहंदा आहियूं ताकी उन नवनि माण्हुनि खे चांस मिले, उन्हनि खे इन प्रोग्राम में अची करे उन सां गॾोगॾु पंहिंजे स्किल्स, पंहिंजे टैलेंट खे सॼी दुनिया जे अॻियां शोकेस करण जो उन्हनि खे असां मौक़ो ॾींदा आहियूं। सो अॼु बि असांजे प्रोग्राम में कुझु अहिड़ो हिकिड़ो कॉम्पिटिशन आहे ऐं रबियुल अव्वल जे मुनासिबत सां उहो कॉम्पिटिशन आहे। जीअं पिछली दफ़ा तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त असां वटि शेफ़्स ईंदा आहिनि ऐं कुकिंग कॉम्पिटिशन्स थींदा आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जी ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स थी रहिया आहिनि, घणेई अहिड़ा। पर हाणे जेके इस्लामिक मंथ आहे, असांजो इलाही बाबरकत ऐं ख़ासि महीनो आहे रबियुल अव्वल, त उन हिसाब सां असांजो नात कॉम्पिटिशन आहे अॼु जे ॾींहुं। ऐं नंढड़ा ॿारड़ा हूंदा असां वटि ऐं उहे पंहिंजी आवाज़, पंहिंजी ख़ूबसूरत आवाज़ में नातूं पढ़ंदा ऐं नात पेश कंदा ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि खे पोइ प्राइज़िस बि ॾींदासीं। उन्हनि खे असां ईअं न मोकिलींदासीं, छो जो ॿारड़ा जॾहिं ईंदा ऐं असांखे ज़ाहिर नात पढ़ी ॿुधाईंदा त ॾाढो ज़रूरी आहे त असां उन्हनि खे एप्रिशिएट बि कयूं। सो इहे सभु कॉम्पिटिशन बि अव्हां अॼु असांजे प्रोग्राम में ॾिसंदो। सो मां हाणे बिस्मिल्लाह कंदमि, प्रोग्राम शुरू कंदमि। ऐं सभिनि खां पहिरियों त मोहम्मद उमैर असां सां गॾु आहे, शेफ़ आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, में आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या बनाया है आज आपने? बड़ी डिफरेंट चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मेमनी आइटम है, ये कड़ी छोले हैं। कड़ी छोले जी। अच्छा, छोले और कड़ी दोनों मिक्स किया हुआ है आपने, ठीक है। इसकी रेसिपी बताएं और इसके साथ कुछ सर्विंग में भी है आई थिंक। इसके साथ पापड़ी सर्व की जाती है और बड़ा मज़ा आता है पापड़ी के साथ। चने के साथ क्रंची हो तो बहुत मज़ा आता है। इसकी रेसिपी ये है कि इसके अंदर बेसन है, दही है, कोकोनट पाउडर होता है, कोकोनट मिल्क होता है और बेसन और दही के साथ इसको बनाया जाता है कड़ी को। और छोले तो आपको पता है जैसे बॉईल करके काले वाले इसमें डालें, जैसे वो हलवा पूरी के साथ होते हैं वो वाले छोले। नहीं, हलवा पूरी वाले थोड़े नरम होते हैं, ये थोड़े सख्त रखने पड़ते हैं। सही है, थोड़ा मज़ा है। और इसको सर्व किया जाता है मसालों के साथ। चाट मसाला होता है, दही बड़े का मसाला होता है, पापड़ी के साथ, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके अंदर इमली का पानी हो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, तो इसको आपने किस तरीके से, ये आपने खुद इन्वेंट की है या फिर ऐसी कोई है ये रेसिपी? बहुत है कोई कदीम रेसिपी है, इंडिया से ये आई हुई है और ये मेमन जो लोग जो है ना बड़ा पसंद करते हैं इसे। अच्छा, इसकी रेसिपी बताएं। इसकी रेसिपी प्रॉपर, जैसे आपने क्या क्या उसमें मसाले ऐड किए, क्या चीज़, किस तरीके से, कितनी देर पकाया? सबसे पहले जो है बेसन, दही, कोकोनट मिल्क और हल्दी, लाल मिर्च के साथ जो है उसको आप मैरिनेट कर लें। मैरिनेट करने के बाद जो है वो तेल डाल के फिर लहसुन अदरक के साथ इसको जो भून लें तो ये कड़ी बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप आधा पौना घंटा जो है उसको पकाएं क्योंकि बेसन की जो हल्की सी स्मेल आती है ना वो इससे उड़ जाए तो कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। सही है, ठीक है। चने तो वैसे ही बॉईल करके आप रखते हैं तो चने इसके अंदर ऐसे ही डाल दें। अच्छा, बॉईल करके उसमें नमक मिर्च डाल के और उसमें ऐड करते हैं जी, जब वो बिल्कुल गल जाए जी, या हाफ डन हो तो फिर? नहीं, पूरे हो जाएं क्योंकि उसको बस हल्का सा गर्म करके सर्व करना है आपको। अच्छा, अगर हम कड़ी के साथ बनाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। अच्छा, सही है, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। असांजी जेतिरा बि असांजा कल्चर आहिनि, असां वटि हिकिड़ो मेमनी बि आहे जेका लैंग्वेज है, उन्हनि जा बि डिफरेंट खाधा आहिनि ऐं उन काफ़ी डिफरेंट डिशेस होते हैं मेमनों के भी। ऐसे ही हमारे पास ढोकले होते हैं, लहसुन होता है, और वो सारे जो इंडिया से रिलेटेड हैं, कुछ उस तरीके के हैं सारे डिशेस मेमनों के, है ना। इंशाल्लाह आपको जी अगले प्रोग्राम में खौसा भी बताएंगे। खौसा हमारी बेसिक स्पेशल डिश है। सही है, चले जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद उमैर साहब। नाज़रीन, असां वटि ॿिया बि गेस्ट आहिनि ऐं उन्हनि खे हाणे मां पंहिंजे प्रोग्राम में मुतारिफ़ कराईंदी हलां। सभिनि खां पहिरियों त आमना अफ़ज़ल साहिबा मूंसां मौजूदु आहे, जेका शेफ़ बि आहे ऐं शेफ़ इंस्ट्रक्टर बि आहे, सेखारींदी बि आहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऐं जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त जी असां जीअं फिज़ियोथेरेपिस्ट आहे असां वटि, ऐं ॾाढो ज़रूरी आहे त असां कुझु हेल्थ ते बि ॻाल्हायूं। डॉक्टर फरहान इसहाक ख़ान साहब मूंसां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ऐं हुन खां पोइ जी मूं वटि नात खां मौजूदु आहे, ऐं नात ॿुधंदासीं। जी नात कॉम्पिटिशन आहे, पर हिकिड़ो रबियुल अवल आहे त उन जी मुनासिबत सां नात बि ज़रूरु ॿुधंदासीं। कारी उबैदुल्ला कमाल शाह साहब असां सां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो माशाल्लाह आप शेफ़ हैं और आपने ये मेमन डिश भी देखी, तो इसके बारे में सबसे पहले बताएं। कुछ डिफरेंट सी डिश थी? हाँ, बहुत डिफरेंट। लाइक मैंने लाइफ में कभी भी जो है ये डिश नहीं देखी पहले, हाँ। लेकिन ये काफ़ी फैसिनेट कर रही है कि ये किस तरह से अच्छा, बनी है। कढ़ी और चावल उन दोनों को मिला के उसका एक मिक्सचर बनाया है। चने और कढ़ी मैंने कभी नहीं खाव से खाए हैं, बट मैंने कढ़ी और चने कभी नहीं खाए, मिक्स हाँ। नहीं खाए। सही है। ये तो new ये एक fusion है। डिफरेंट किस्म की एक फ्यूजन है। हाँ, ये डिफरेंट फ्यूजन है, और जैसे ये कह रहे हैं ये होगा भी बहुत अच्छा। हाँ, दिस लुक्स रियली नाइस। तो मतलब शेफ़ को कोई डिफरेंट चीज़ें देख के एक होती है कि भाई हम लोग भी कुछ डिफरेंट क्रिएट करें, या Exactly. क्रिएशन करते हैं आप लोग? बिल्कुल, मल्टीपल क्रिएशंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग डिफरेंट जो बेकरी आइटम्स होते हैं उनसे रिलेट करके उनको मिला के एक न्यू डिश क्रिएट करते हैं। मल्टीपल फ्लेवर्स के साथ हम लोग खेल रहे होते हैं, तो हमें काफ़ी मज़ा आता है कि हम फ्लेवर्स और उसके अंदर कोई नई नई वेरिएशंस करें। हाँ। अच्छा, ये सब मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आप शेफ़ तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप इंस्ट्रक्टर भी हैं। Exactly. तो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या एलिमेंट होने चाहिए? जैसे कुछ क्रिएशन भी कर सके, कुछ सिखा भी सके। आई थिंक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो आप में पेशेंस होने चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डील विद लाइक सो मैनी स्टूडेंट्स जिनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स भी होते हैं, डिफरेंट एज के स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपको सबको डील करना आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड क्योंकि जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं ना, हम उनको कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रेसिपी सिखाते हैं तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं। जैसे स्कूल में एक बच्चा क्वेश्चंस नहीं करता, हाँ, ऐसे exactly. इंस्टीट्यूट्स में भी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इतने यूनिक और इतने डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर बिफोर गिविंग क्लास के जो है हमें रेडी होना होता है कि स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चंस कर सकता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ बना, किस तरह से बना, और उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या मेथड है। अगर वो ख़राब हो गया है, और हमें क्रिटिकल थिंकर भी होना चाहिए कि अगर कोई रेसिपी ख़राब हो गई है तो हमें उसे किस तरह से ठीक करना है। समटाइम्स हो जाती है कुछ रेसिपी में मैस हो जाता है, स्टूडेंट्स का भी इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे कर देते हैं, और बीइंग अ पेस्ट्री शेफ़ हम लोग जो है हर चीज़ मेजर करके बना रहे होते हैं। मीन्स लाइक हमारा जो टेस्ट होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम स्टूडेंट्स को मेक श्योर करते हैं कि वो जो स्टेप्स है वो प्रॉपर मेजर करके बनाएं, कोई भी इंग्रेडिएंट ज़्यादा या कम ना ले लें। इवन तो अगर सॉल्ट भी डाल रहे हैं ना तो वो मेजर करके डालेगा, ताकि हर टाइम जो है वो टेस्ट कांस्टेंट हो। एंड जो भी हम नॉलेज स्टूडेंट्स को देते हैं, वी डू मेक श्योर कि पहले हम उसकी प्रॉपर खुद नॉलेज ले लें एंड देन स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करें। जी, ज़बरदस्त। अच्छा, खाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाने के साथ फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो फरहान साहब मुझसे मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि हम लोग जितना भी खा लेते हैं उसके बाद फिज़ियोथेरेपी और ये एक्सरसाइज हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करती हैं? बहुत ही आसान और अहम सवाल आपने किया है, जो आमतौर पर लोग सोचते हैं। देखिए, हमारी जो डाइट है ना, वो बेसिकली एक हेल्दी डाइट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और अगर वो हेल्दी ना होगी तो आपको बॉडी में डिफरेंट चेंजेस वो लेकर ज़रूर आती है। हमारी हर डाइट का असर हमारी बॉडी पे डेफिनेटली होता है ना, ये हम सबको पता है। बट उसके बावजूद हम अपनी डाइट को ना बैलेंस नहीं कर रहे होते हैं। आई मीन अगर कोई जंक फूड का शौकीन है तो वो जंक फूड पर डिपेंड अच्छा, आजकल के ज़माने में बैलेंस हो भी नहीं सकती है, क्योंकि आपने बाहर आउटिंग भी करनी है, डाइन आउट भी करना है, फिर घर पे भी कभी कुछ खाने का दिल चाह रहा है, कभी कुछ, और फिर थोड़ा बहुत ना वो इनबैलेंस हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम लोग उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं बॉडी को? बिल्कुल, मैं बिलीव रखता हूँ कि आप जो दिल चाहे खाएँ, मगर अगर आप फिज़िकल फिटनेस के लिए कॉन्शियस हैं ना, तो अपनी रूटीन में ज़रूर आप एक्सरसाइजेज को इनकॉर्पोरेट करेंगे।
जी, तो वो जो एक्सरसाइज आप इनकॉर्पोरेट करेंगे दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ रिजीम टू बैलेंस योर डाइट। आई मीन मैं हर चीज़ खा लेता हूँ, मुझे पता है मैंने रात को जाना है, शाम में जाना है, वर्कआउट करना है, एंड आई विल इंक्रीज माई मेटाबॉलिज्म एंड एट द लास्ट आई विल मेटाबोलाइज ऑल माई फैट एंड शुगर। ऑलराइट, सो आप जो दिल भी चाहें खा सकते हैं, बट उसके लिए अगर आप अपनी रूटीन में डेली बेसिस पे एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट कर लें। और डेफिनेटली सबा मैं आपको बताऊं एक बात कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ों की अवेयरनेस का बड़ा लैकिंग है। आई मीन उसमें फ़िज़िकल फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ हेल्थ सबसे आखिर में आ रही होती है। हम कहते हैं बस जो भी चीज़ है वो राइट नाउ हमें एंजॉय करनी है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो बैठने का टाइम हो, हमें कुछ नहीं पता होता। हम अपने लाइफ स्टाइल को ना थोड़ा चेंज करना नहीं मांगते होते। तो अगर हम थोड़ा सा भी अब काफ़ी सालों से मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स में भी और इवन बड़ी उम्र के लोगों में भी बड़ी अवेयरनेस आ गई है। आप जिम जाएं तो जिम अक्सर भरे होते हैं, ऐसे ही है। और घरों पे भी जो औरतें नहीं जा सकती हैं जिम, घर से निकल नहीं सकती हैं रूटीन की वजह से, तो वो भी घर पे एक्सरसाइजेस कर रही है और यूट्यूब की वजह से भी बड़ी हेल्प हुई है। डेफिनेटली आपकी एक बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बहुत सही है, वो ये है कि अवेयरनेस कंपैरेटिवली इम्प्रूव हुई है, बेहतर हुई है। बट आप ये देखें कि पिछले 3 सालों में कोविड के बाद हमारी सोसाइटी में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और वो उसकी जो वजह है, आपको मालूम है कि जैसे ये कोविड आया है उसके बाद से हर बंदे ने जो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी थी वो बहुत लिमिटेड कर ली। इवन के पहले हमारे पास फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स पे ओल्ड एज के पेशेंट्स बहुत कॉमनली आया करते थे, बट कोविड के बाद अब देयर इज़ नो एज रिस्ट्रिक्शन। I mean, right from the teenagers, adults and the geriatrics patients. इसमें आप देखें कि लोगों ने घर से बाहर निकलना कम किया, फिजिकल एक्टिविटी, और अपने आप को डिजिटलाइज कर लिया, सॉर्ट ऑफ डिजिटलाइज जिसको हम कहते हैं। हमारे पास जो जितनी भी स्कूल की टीचिंग हो रही है लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर पे या मीडिया पे या आई मीन टैबलेट्स पे हो रही है। बच्चों के असाइनमेंट्स जो हैं वो मोबाइल पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों ने क्या किया है, बच्चों को एक तरह से ना एक कंस्ट्रेंट कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। एग्जैक्टली। तो मेरे पास तो मैं तो क्लिनिक करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि हमारे पास जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें पहले मैं देखता था कोई 60+, 50+ के एज पेशेंट्स, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास स्कूल की बच्चे और बच्चियाँ भी आ रहे होते हैं और प्रोफेशनल्स भी आ रहे होते हैं, क्योंकि जो आईटी की फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं उनका वर्कलोड बहुत बढ़ गया। एक ये भी है। अच्छा, आप पे भी मैं आऊँगी। अभी बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि जब फिटनेस पे बात आती है तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होती हैं। आप बताएं आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली आई वाज इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मेरा एक सेमेस्टर ब्रेक था। ठीक है। एंड जब अम्मी को होता है ना कि कुछ सीखना चाहिए, लड़कियों के पास स्किल्स होनी चाहिए, तो उन्होंने फोर्सफुली मेरा एडमिशन करवा दिया था एक बेकिंग कोर्स में। अच्छा, फोर्सफुली करवा दिया था। आपका शौक नहीं? मेरा शौक नहीं था एक्चुअली। माय मदर इज़ अ शेफ़, तो शी वांट मी टू बिकम अ शेफ़। तो उन्होंने फोर्सफुली मेरा एडमिशन करवाया एंड बहुत रोते धोते मैंने एडमिशन ले लिया एंड देन मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, कोर्स कंप्लीट हुआ। एक्चुअली मुझे जो ट्रेनर्स मिले ना वो काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने कहते ना आगे तक पुश करके पहुँचाया मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपटीशन है, मुझे नहीं पता, मेरा नाम ऑलरेडी कॉम्पिटिशन्स में है, आई हैव टू पार्टिसिपेट। सही है। एंड कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कहीं स्टॉल्स लग रहे हैं या कोई भी फंक्शंस हो रहे हैं, तो हमें पार्टिसिपेट करना है बीइंग अ स्टूडेंट। एंड जब मैंने तो वैसे बहुत एक शॉर्ट कोर्स था 6 मंथ का, उसमें इनरोल करवाया था। ठीक है। बट आफ्टर दैट कोर्स मेरे शेफ़ ने कहा कि आप में मुझे नज़र आता है पोटेंशियल, आप डिप्लोमा कर लें। एंड ही ऑफर्ड मी इंटर्नशिप विद डिप्लोमा। तो मैंने अपने ही इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप और डिप्लोमा दोनों कंप्लीट किया। और जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, मैं ऑलरेडी उस इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही थी। सही है। मीन्स एज मतलब फोर्सफुली भी कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाती हैं। हाँ, अच्छी हो जाती हैं और वो आपके गोल्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली। मेरा बेकिंग में, कुकिंग में, इस साइड पे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे किचन में घर में जाना नहीं पसंद था। हाँ। आपकी अम्मी ने बिल्कुल सही किया ना, बच्ची को सुघड़ी बना दिया और आगे के लिए तैयार भी कर दिया और प्रोफेशन भी दे दिया। यस, एग्जैक्टली। और बीइंग अ ट्रेनर अब मुझे काफ़ी मज़ा आता है। आई हैव ट्रेन 1000+ स्टूडेंट्स। और इस अच्छा, आप लोगों का खाने
पीने का काम है, हर वक्त खाना पीना सिखा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, yes, तो खुद को फिट कैसे रखती हैं? ख़ुद को फिट इस तरह से रखा जाता है क्योंकि अच्छा हमारा पूरा दिन खड़े रहने का काम है, लाइक हम 24/7 खड़े रह के काम कर रहे होते हैं। समटाइम्स जो है स्ट्रेट 48 आवर्स स्ट्रेट खड़े होकर काम करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल ईद आ जाती है तो इतना वर्कलोड होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता है समटाइम्स कि हमारा लंच स्किप हो जाता है, ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो एक्चुअली हम ट्राई करते हैं कि प्रॉपर मील लें, प्रॉपर डाइट लें, लेकिन तब भी जो है वो मील स्किप हो जाते हैं। सही है। बट बीइंग अ बेकर मैं बहुत फूडी हूँ, मैं मल्टीपल चीज़ें खाती हूँ और बस वेट गेन नहीं होता। सही है। चलिए, ये ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे। गॉड गिफ्टेड और अच्छी चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, आजकल जो है बच्चों को भी, बड़ों को तो पहले किसी ज़माने में सुनते थे कि बड़ों को जॉइंट पेन्स होते हैं और बोन्स वो बहुत वीक हो गई हैं, लेकिन अब बच्चों में भी ये इश्यूज़ हैं। काफ़ी यंग एज से बच्चे बोलते हैं कि भाई यहाँ पेन है, घुटनों में पेन है, और घुटनों का पेन और बैक पेन तो हर किसी को है, हर अगले बंदे को ये शिकायत होती है। तो क्यों है ये और इससे कैसे बचा जाए? देखिए, इसकी मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं। अभी जैसे मास्टर शेफ़ ने आपको बताया कि ये घंटों खड़े रहती हैं। हाँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज कि आप किसी भी पोस्चर में कुछ घंटे भी गुजार रहे हैं ना, तो उसमें आपको चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि आधे घंटे से ज़्यादा आपको किसी एक पोस्चर में ना बैठना है, ना प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करनी है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ना कि हमारे आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, उनका जो वर्क लोड है 100 फोल्ड्स बढ़ गया। वो क्या करते हैं, कंप्यूटर पे अगर सुबह 8 बजे या 9 बजे जाके बैठे हैं ड्यूटी पे, तो वो 5 बजे उठेंगे एंड दे आर जस्ट अनअवेयर अबाउट देयर पोस्चर। आई मीन उनको ये टेक्निकली एर्गोनॉमिकली ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका मॉनिटर का लेवल क्या होना चाहिए, उनका बैक केयर कैसा होना चाहिए, उनकी जो माउस की हैंडलिंग है वो कैसी होनी चाहिए। ऑलराइट, जिस तरह से इन्हें पता नहीं कि बस इतने गई हैं स्टैंडिंग है तो वो 8 घंटे 7 घंटे या 9 घंटे। मैं मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के साथ जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, तो इसी तरह हर प्रोफेशन में आपके पास एक स्पेसिफिकली एर्गोनॉमिकल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है ना हमारे पास, अब जैसे आपने कहा ना बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है, आप देखेंगे बच्चों में तो कहा जाता है कैल्शियम की कमी है, दैट इज़ वन ऑफ द कॉज, दैट इज़ वन ऑफ द कॉज। बट आजकल जो रीज़न है वो कैल्शियम से बढ़ के कुछ और चीज़ है, दैट इज़ मैंने कहा ना कि गैजेट्स का यूज़। आप देखिए बच्चा घर में अगर मोबाइल लेके बैठा हुआ है तो उसे ना घर वालों को फिक्र है ना उसे पता कि वो मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करेगा। इस तरह झुक के फ्लेक्स पोस्चर में घंटों आवर्सली वो गेम्स खेलता रहेगा या वट एवर कुछ भी पढ़ रहा है, तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमारे पास बिल्कुल यंग एज में सर्वाइकल के इश्यूज़, बैक के इश्यूज़ के जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो पुअर पोस्चर है, जो अगर हमें अवेयरनेस आ जाए तो आई मीन ये हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप को और अपने यूथ को बचा सकते हैं। तो अवेयरनेस का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन चेयर्स नहीं होती, और जहाँ पे हम जॉब करते हैं वो हमें इतना एफिशिएंटली फैसिलिटेट नहीं कर रहे होते। तो बस तो चेयर्स कैसी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली तो फोम जैसे आई एम जस्ट वाचिंग यू, यू आर जस्ट सिटिंग इन अ वेरी परफेक्ट पोस्चर। आई मीन यू हैव गॉट द पिलो ऑन योर बैक जी, और मतलब बैक को सपोर्ट होनी चाहिए। एग्जैक्टली, आपको जो लंबर का कर्वेचर है ना फुली सपोर्टेड होना चाहिए। अब अगर मैं इसी चेयर के ऊपर काउच पोटैटो की तरह से बैठ जाऊँ ऑब्लिक होके, मैं अभी चेंज नहीं कर सकता पोस्चर, क्योंकि मैंने भी ज़रा अपना पोस्चर मेंटेन किया हुआ है। बैक सपोर्ट मेरे पास है, आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मुझे बैक सपोर्ट अच्छा मिल गया और आई एम मेंटेनिंग माय पोस्चर। तो एक्चुअल ये है, हमारे पास एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन फर्नीचर नहीं होता, और अगर कहीं अवेलेबल है तो हमें उसकी अवेयरनेस नहीं होती कि हम अपने एम्प्लॉय को बोलें भाई हमें चेयर अच्छी कर दो, हमारी बैक सपोर्ट अच्छी कर दो, ताकि मैं बैठ के काम तो कर सकूं। यही वजह है कि लेकिन आई थिंक ये अवेयरनेस तो सब में है, क्योंकि जब आपके बैक में पेन होगा, अब आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बैठे हैं ऑफिस में, तो पेन तो होगा, फिर आपको वहाँ कुशन की भी ज़रूरत होगी, बैक सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो मेरे ख्याल से ये इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन एक पता नहीं क्यों हमारी शायद डाइट ऐसी है या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से फिर हमारे जॉइंट पेन्स ख़त्म ही नहीं होते हैं। देखिए सबा, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और मैं चूँकि एक प्रैक्टिस में हूँ, फिज़िकल थेरेपी प्रैक्टिस में हूँ, और मैं सुबह से शाम पेशेंट्स भी देख रहा होता हूँ। तो हमारे पास जो यंग पेशेंट्स आते हैं ना, जब मैं उनसे उसका रूट कॉज पता करता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा सर मुझे 1 हफ्ते से नेक पेन है या बैक पेन है, तो मुझे उसका रूट कॉज पता करना होता है कि एक्चुअली आपको ये प्रॉब्लम हुआ क्यों। और जब मैं उनसे असेसमेंट करते करते, क्वेश्चन करते करते ये पूछता हूँ कि आप करते क्या हैं,
तो एक जगह पे बात आके रुक जाती है। कहाँ पे? या तो उनका वो प्रोफेशन, और अगर वो प्रोफेशनल कॉज नहीं होता तो मोबाइल का यूज़। मोबाइल का यूज़ आजकल एक इतना कॉमन है। अब मैं आपको बताऊं कि रात में जब मैं पूछता चले हूँ, जी, ये मोबाइल पे भी आएंगे Alright. और इस पे बात करेंगे, और ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, इस पे जब बात करेंगे तो फिर ख़त्म नहीं होगी। हमारे साथ जी नात ख्वाम मौजूद हैं, कारी उबैदुल्लाह कमाल शाह, उनसे अभी हम नात सुनेंगे। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुच मेरे सामने था।
न आली। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं नात खां असांखे जॉइन करे रहिया आहिनि सैयद औरंगज़ेब रिज़वी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी आमना, आप बताइएगा किस तरीके से आप सिखाती हैं, क्योंकि जब छोटा बच्चा एक मॉन्टेसरी में जाता है उसको पढ़ाना जिस तरीके से मुश्किल होता है, तो मेरे ख्याल से ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी वो जो मसाले और ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे ना हो जाएं, कम ज़्यादा ना हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप लोग उनको ट्रेन करते हैं, और चीज़ें ख़राब भी होती होंगी, बिल्कुल, और बड़ी पेशेंस भी चाहिए होगी। बिल्कुल, जब स्टूडेंट्स आते हैं जिस तरह से एक टीचर मॉन्टेसरी के स्टूडेंट्स को डील करती है, हाँ। इसी तरह से हम अपने स्टूडेंट्स को भी डील करते हैं। उनको पहले सारे इक्विपमेंट की नॉलेज देते हैं कि इक्विपमेंट किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि बेसिक नॉलेज इक्विपमेंट की उनको आनी चाहिए कि इक्विपमेंट के क्या नेम्स हैं, उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम उनको इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज देते हैं कि इंग्रेडिएंट्स कैसे इंग्रेडिएंट्स है प्रॉपर। अच्छा, बिकॉज़ मैं हॉस्पिटैलिटी एंड कलरी इंडस्ट्री में पढ़ा रही हूँ, तो हम प्रॉपर थ्योरी पढ़ाते हैं इनको, इक्विपमेंट्स का क्या यूजेज है। इसके अलावा इंग्रेडिएंट की नॉलेज देते हैं। इंग्रेडिएंट्स के अलावा फिर जब मेकिंग पर आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और जस्ट बिकॉज हम हैंड्स ऑन क्लासेस देते हैं, तो हैंड्स ऑन क्लासेस में ये होता है कि मैं पहले डेमोस्ट्रेट करती हूँ, उसके बाद स्टूडेंट्स बनाते हैं। एंड स्टिल्स अगर रिज़ल्ट सेम नहीं आते हैं जिस तरह मैंने बनाया, तो वो घर जाके प्रैक्टिस करते हैं, और फिर हम कॉम्पिटिशन्स रखते हैं ताकि वो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और वहाँ पे जब कंपटीशन हो वहाँ आए तो परफेक्ट चीज़ बनाए। क्योंकि बीइंग अ पेस्ट्री स्टूडेंट, आई डोंट थिंक कि परफेक्शन फ़ौरन आ जाती है, बिकॉज आपकी को केक की फ्रॉस्टिंग करनी है, क्योंकि बेकिंग एंड पेस्ट्री एक आर्ट है, और इस पे वर्किंग करने के लिए आपको प्रॉपर कहते हैं ना, आपको लाइक प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके जो है आपके हाथ में परफेक्शन आती है। एंड अच्छा, स्टूडेंट्स आई गेस अब जितने भी हमारी यूथ है वो इस फील्ड की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ले भी रहे हैं, बिकॉज़ मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, मेजॉरिटी बैकग्राउंड इंजीनियर्स हैं या जो है डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पे आके प्रॉपर बेकिंग, इंटरनेशनल बेकिंग कोर्सेज करते हैं, एंड इंडस्ट्री में जाके एज अ पेस्ट्री शेफ़ और एज अ कलनरी शेफ़ वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, इस प्रोफेशन को आप शौकिया भी ले सकते हैं, और उसके बाद जो है आप इसमें अगर प्रोफेशनली इन हो जाते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये आर्ट है ना, और आप आर्ट आपके अंदर होता है और वो फिर डिफरेंट तरीके से निकलता है। तो वो बेकस्ट्री पे भी निकल सकता है, पेस्ट्री पे, इन सारी चीज़ों पे, और आप कुकिंग को, अपने डिशेस को जिस तरीके से मेरे ख्याल से प्रेजेंट करते हैं, वो भी गार्निशिंग करते हैं, वो भी मैं देखती हूँ हमारे पास जो आते हैं शेफ्स, इतनी खूबसूरत गार्निशिंग हुई भी होती है, कार्विंग होती है, उसमें क्या क्या होता है उसमें, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आप बेकिंग की बात करें, कलरी की बात करें, देयर आर मल्टीपल फील्ड्स इन कलरी इंडस्ट्री, और उन फील्ड्स में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं पहले स्पेसिफिकली हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर स्टूडेंट खुद चूज़ करता है उसे किस फील्ड की तरफ जाना है, लाइक उसको पेस्ट्री शेफ़ बनना है, उसे कलरी शेफ़ बनना है, फिर हम प्रॉपर इंटर्नशिप करवाते हैं, इंटर्नशिप के बाद वो जॉब करते हैं। लेकिन उस पूरे ड्यूरेशन से पहले जब वो डिप्लोमा कर रहे होते हैं, तो वी डू मेक श्योर कि उनको प्रॉपर एलिमेंट, प्रॉपर गार्निशिंग और प्रॉपर हम इंस्ट्रक्शन दें और प्रॉपर गाइड करें। और जैसे मैं आप कह रही हैं कि जैसे हम मॉन्टेसरी के स्टूडेंट को जैसे बताते हैं ना, सेम उसी तरह से हम उनको भी गाइड कर रहे होते हैं। और जब एक स्टूडेंट हमारे पास आता है, वो जैसे हम टीचर को देख के नहीं सीख रहे होते, टीचर हमारा जिस तरह करेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। जिस तरह मैं स्टूडेंट थी, मैंने अपने शेफ्स को देखा वो किस तरह से चीज़ें सिखा रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को उसी तरह सिखाऊं। बातें सुन के ना आमना कि मुझे, मेरा दिल चाह रहा है मैं एनरोल करवा दूँ। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, यू कैन कम एनी टाइम। अच्छा जी, डॉक्टर फरहान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा मोबाइल यूजेज की वजह से ज़्यादा जो आजकल यूजेज हो गया है मोबाइल का, इवन बच्चों में, बड़ों में,
तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कैसे लेटे हैं, हम लोग कैसे बैठे हैं और कैसे हमारी गर्दन का पोस्चर है। तो क्या इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है? तो कैसे सुधारा जाए अपने पोस्चर को? मोबाइल यूज़ करते हुए ऑब्वियसली हम लोग यहाँ यूँ नीचे झुकेंगे या हम लोग लेटे हुए हैं। आज के दौर में सबसे मोस्ट कॉमन जो कल्प्रिट है हमारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के लिए वो मोबाइल फ़ोन है। और जैसे मैंने कहा ना कि चाहे लोग कितने भी बिज़ी हों, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं आमतौर पे काफ़ी बिज़ी रहता हूँ बट टाइम नहीं मिल पाता, बट रात में आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल का यूज़ लाजमी होता है, चाहे मैं कितना बिजी हूँ। समटाइम्स मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आप रात में मोबाइल यूज़ करते हैं फ़ोन? तो कहते हैं कि मैंने कहा कब तक? तो कहते हैं जब तक कि वो हाथ से गिर ना जाए। ऐसे ही है। जब तक मोबाइल साथ ये है ना, जब तक मोबाइल ना यूज़ करे तो उसके बाद नींद आती है, उसके आप पहले यूज़ करते हैं और सोते उस वक्त जब मोबाइल फ़ोन गिर जाता है हाथों से, तो उस वक्त वो बंद होता है। सो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अच्छा, कुछ लोग से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि उनसे ये सवाल पूछूं पेशेंट से कि आप क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे। मतलब एक शख्स है, शायद आप उसको देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते होंगे बहुत से काम कि यार ये मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते होंगे। एक मेरे पास इत्तेफाक की बात है, मस्जिद के इमाम साहब थे, बड़े प्रॉब्लम में थे, सर्वाइकल प्रॉब्लम। उनके साहबजादे मेरे साथ बैठे हुए थे, मतलब हिस्ट्री के वक्त। तो मैंने उनसे ये सवाल नहीं किया कि वो जिस तरह की उनकी इंगेजमेंट्स हैं, जो उनकी मसरूफियत है, तो मैंने उनको बहरहाल ट्रीटमेंट वगैरह दिया। तो उनके साहबजादे ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा, डॉक्टर साहब इनसे कहें कि मोबाइल फ़ोन यूज़ ना किया करें। तो मैं खुद सरप्राइज हुआ कि यार मैंने ये सवाल इनसे नहीं किया, इनको देख के। तो मैं, आपको तो लगा ये नहीं करते होंगे, लेकिन आई वाज सरप्राइज एट दैट टाइम। तो इतना कॉमनली यूज़ होता है मोबाइल का फ़ोन। और आई मीन इस तरह से हमारे यहाँ अवेयरनेस ना होने की वजह से ही तो है ये कि हमें पता नहीं कि हम लोग कितनी देर बैठे हुए हैं, मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं और किस पोस्चर में कर रहे हैं। सो अच्छा, ऐसा कोई केस जो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो और आप भी सोच रहे हो ये क्या है, मतलब अक्सर होते हैं। और वो मैं जो वर्स्ट केसेस, वजह से होता है ये भी बताइए। वर्स्ट केसेस जो हम देखते हैं अपने क्लिनिक्स की सेटिंग में, वो गर्दन और लो बैक, कमर की तकलीफ, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, कमर की तकलीफ पहले तो हम देखते थे ना कि ये इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोइंग एज। हाँ, किसी को कमर में तकलीफ हो जाए और बड़ी उम्रों में ही लोग कहते थे कि अब तुम्हारा एग्जैक्टली कि तुम्हारा तो अब बुढ़ापा आ गया है, अब तुम आराम करो। अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग अपनी बैक्स को, अपनी नेक्स को मिस यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा ना कि मैंने ईद के सीज़न में 1000 क्या किया था, 1000 ऑर्डर्स थे और वो 48 आवर्स तक के लिए खड़े रहे, काम किया। तो मेरा हाथ पूरा ना सूज गया एंड उसके बाद 2 दिन तक मैं कोई काम नहीं कर सकी। सो ये जब हम लोग जाके सीट्स पे बैठ रहे हैं या कोई भी प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है, तो हम उसमें जा रहे हैं और बस ये नहीं सोचते कि हमारा पोस्चर क्या होगा, हमें कितनी देर बैठना है, कितनी देर के बाद हमें अपनी आप को चेंज करना है, हमें मूव अराउंड होके आना है, 10 मिनट्स के बाद वापस आके बैठें। अच्छा, ऐसा है बीच में क्या हमें बॉडी को ब्रेक देना चाहिए? डेफिनेटली। जैसे इन्होंने कहा 48 आवर्स कंटिन्यूस वो खड़ी हुई थी, दिस इज समथिंग अननेचुरल, दोनों ने किया। हाँ, 48 आवर्स कोई एक बंदा, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे काम करना पड़ता है। जब वर्कलोड ज़्यादा हो, आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स हो और तो उसमें बीच में ब्रेक कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिस करता हूँ कंप्यूटर पर बैठ के काम करने की, ठीक है, मेरा जॉब ऐसा प्रोफेशनल से। अगर मैं उनको कहता हूँ ना कि आप हर आधे घंटे के बाद सिर्फ एक 5 मिनट्स निकालें, 5 मिनट्स निकालें, या तो आप मूव अराउंड अपने ऑफिस में किसी बहाने से उठें, खड़े हो जाएं और वापस चल के आ जाएं, बैठें। सही है। और उसके साथ साथ हम अपने पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू द नीड्स कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बता देते हैं जो वो वहीं पे ऑफिस की सेटिंग में ही कर सकते हैं। तो वो बड़ी आसान सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम उनको डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से टीच कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जस्ट टू हैव अ ब्रेक इन योर प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग, ठीक है। उसमें अगर आप ब्रेक कर लें तो ऑटोमेटिकली आप एक जो ये लंबा टाइम है आपके मसल को डिसयूज़ होने का, वो आप उसको आप ऑटोमेटिकली ब्रेक कर सकते हैं और आप अपने आप को बहुत सी फ्यूचर में जो काम आपको फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स में आने वाले हैं, 50 ईयर्स में आने वाले हैं, वो आप 30 प्लस में आने शुरू हो जाती हैं, वेयर एंड टेयर ऑफ योर जॉइंट्स एंड द बॉडी। सो इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंटली हमें समझना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं प्रैक्टिस करने में मुझे अंदाज़ा यही हो रहा है कि हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम लोग आजकल इतने बिजी हैं। डेफिनेटली आपको मालूम है कि हर बंदा अपने घर में एक ब्रेड विनर होता है, वो घर के काम करने में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडल्ज हो गए, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम इन चीज़ों को बहुत पीछे कर रोक देते हैं एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ,
वी आर एक्चुअली कंप्रोमाइजिंग और आवर अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ बैठे बैठे फ़ोन पे या इवन काम पे ही उनको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो कोई घंटों बैठे रहते हैं और उसके बाद जी बॉडी पेन हो गया है, Exactly. नींद नहीं आ रही, उसके बाद फिर आपका जो है डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं स्लोली स्लोली। Definitely. तो ये सारी चीज़ें हो देखिए मैं जाती आपको हैं। बताऊं, आपने अभी नींद ना आने का जिक्र किया, मैं आपको बताऊं कि इस मोबाइल फ़ोन के एक्सिस यूज़ से आपके सर्वाइकल के मसल्स स्पैज़मेटिक होते हैं, नेक की रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स योर ब्रेन हैम्पर्ड हो जाती है। अब आप सोच सकती हैं कि जब आपके ब्रेन को नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगी तो वो क्या क्या कर सकती है। हेडेक कर सकती है, आपकी नींद, आपके अंदर इरिटेशन, एग्रेशन, हाइपरटेंशन। हम समटाइम्स कुछ पेशेंट्स को ऑन स्पॉट ट्रीट करते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कल तो इतनी दिनों के बाद सोया हूँ, इतना नींद मुझे, इतना रिलीफ नींद है और मुझे गुस्सा भी कम हो गया, सुबह उठता हूँ तो मुझे हेड हैवीनेस रहता है, कल वो नहीं हुआ। तो ये एक्सेसिव एक बड़ी कॉज ये भी है कि हम लोग जो रात को सोने से पहले ये घंटों फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके जो रेजेस होते हैं ये हमारे दिमाग को, हमारे बॉडी को ऐसा सुन कर देते हैं कि फिर हमें नींद नहीं आती और हमें फिर ना सोने की आदत पड़ जाती है, इंसोम्निया कुछ कहते हैं, Exactly. वो हो जाता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों से बचें। थैंक यू सो मच आमना, थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहान। नाज़रीन असां वटि नात खां मौजूदु आहे सैयद औरंगज़ेब साहब ऐं उन खां नात ॿुधंदासीं ऐं पोइ उन खां पोइ नंढे ब्रेक ते वेंदासीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ ये अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ ये अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। कहाँ ये अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। सियाहकार हूँ आका, बड़ी निदामत है। सियाहकार हूँ आका, बड़ी निदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी।
तुम्हारी नात सुनाए, सुने पढ़ें लिखें, तुम्हारी नात सुनाए। वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। जीअं मां पहिरियों ई ज़िक्र कयो हुयो त असां वटि नात कॉम्पिटिशन आहे ऐं हाणे असां वटि तमामु जेके पार्टिसिपेंट्स आहिनि उहे बि मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि खां सभिनि खां पहिरियों ख़ासि महिमान मूंसां मौजूदु आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त असां सां जेको ॿार पढ़ंदा त नात, पर उनखे जज करण लाइ ॾाढो ज़बरदस्त असां वटि नामवर जज मौजूदु आहे। नामवर उहो नात ख़्वाब आहे हामिद रज़ा साहब असां सां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। उन सां गॾो गॾु तव्हां ॾिसी रहिया आहियो स्पॉन्सर असां सां मौजूदु आहे रिवायत कुकिंग ऑयल असां सां मौजूदु आहे स्पॉन्सर्स में, ऐं इन्हनि जा ई गिफ्ट हैम्पर्स असांजे ॿारनि सां वेंदा ऐं बरसों की रिवायत आज का अंदाज़। सो इन जे जेके आहिनि हेड ऑफ मार्केटिंग रिवायत कुकिंग ऑयल सैयद रिजवान अली साहब मूंसां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं उन सां गॾो गॾु जी मुराद अली साहब मौजूदु आहिनि जेके प्रेसिडेंट आहिनि ईको फाउंडेशन इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि ईको फाउंडेशन क्या है और व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? ईको इज ड्राइव फ्रॉम एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड हेल्थ। और ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट कैसे आया कि जब मेरी बल्कि वालदा का इंतकाल हो चुका था, उसके बाद मैंने विज़न पढ़ी। ठीक है। जब मैंने उसके बाद विज़न की वर्कशॉप की, मैंने पढ़ा उसको, तो मुझे पता चला कि विज़न होता क्या है। और मेरी वालदा का विज़न था, उसके अंदर जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे वो एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग और हेल्थ थी। सही है। और उसके लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ किए डिफरेंट तरह के, यहाँ तक कि सारे एक्सपेंसेस उस पर लग रहे होते थे। कुछ 7 साल पैसे जमा किए फ्रिज के लिए, तो मुझे टॉन्सिल डायग्नोस हुआ तो पैसे उसमें लगा दिए, बेस्ट सर्जन से ऑपरेशन करवाया। इसी तरह से एजुकेशन के ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं थी। कैरेक्टर बिल्डिंग पे इस कदर एहतियात कह लें कि किसी को हम कोई चीज़ देते हैं ना, तो हम कहते हैं ये लें जी, उस पर पकड़ती कि ये लें नहीं बोलना है, बल्कि ये लीजिए है लफ्ज़। जी, कि जी, लें जो है उस पर डाउट है कि लें बोला है या ले बोला है, वो तहजीब बड़ी ज़रूरी है। तो उसको लेके फिर हमने किसी दिन डिस्कशन में घर में बात आई, तो ये हम तो इस पे फंड रेजिंग भी नहीं करते हैं, सिर्फ हमारी जो फैमिली है, मेरे भाई और मेरे साथ के जो फैमिली मेम्बर्स, हम लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग हमने थरपारकर गांव से लिया था। ठीक है जी, इस पे और बात मज़ीद करेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी नात खां साहब भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले रिवायत पे भी बात करेंगे। हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त आपने जी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बच्चों के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए दिए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, अपने बारे में बताएं। हेड ऑफ मार्केटिंग हैं आप जी। रिवायत कुकिंग ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह नेशन वाइड हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं कुकिंग ऑयल और बनस्पति के। ठीक है। इसके अलावा नेशन वाइड हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है तमाम बड़े मार्ट्स के अंदर और शॉप्स के अंदर। शुरुआत हमने हैदराबाद शहर से की थी, उसके बाद सिंध के दीगर शहरों में, ज़िला में जो है हम लोगों ने अपनी वर्किंग की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब साइड पे और कराची के अंदर भी हम अवेलेबल हैं। सही है जी, ज़बरदस्त। हमारे साथ अभी नात खां मौजूद है, और बेटा अपना नाम बताइएगा। सबसे पहले तो वेलकम टू द कंपटीशन, और क्या सुनाएंगी अभी हमें? जी प्लीज़, बिस्मिल्लाह। माइक बिल्कुल करीब रखिएगा। रसूले अमीन ख़ातमुल मुरसलीन, रसूले अमीन ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अक़ीदा ये अपना बसिद को
तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी हामिद रज़ा साहब, आप बताएं कुछ इनके बारे में, कैसी पढ़ी? बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने, और यकीनन जितने भी नातख़्वां हमारे स्टेज पर आते हैं, स्पेशली पीटीवी के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और सब अच्छा पढ़ने वाले होते हैं। और मुकाबला करने का, मुकाबला सजाने का मकसद भी यही हुआ करता है कि अच्छी अच्छी आवाज़ें हमारे सामने आएँ। तो यकीनन इस वक्त जितने बच्चे आएंगे, जितने अभी पढ़ेंगे, अभी हमारे पास 5 नातख़्वां मौजूद हैं, उनको भी सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर बताते हैं कि क्या होने जा रहा है। नात ख़्वां हमारे साथ मौजूद हैं अभी। वेलकम टू द कंपटीशन बेटा, क्या नाम है आपका? हुसनैन अली जी, क्या सुनाएंगे अभी? कुछ न था पास मेरे, उनकी अता से पहले हर तलब पूरी हुई, मेरी दुआ से पहले भरने वाला है मेरी उम्र का पैमाना रियाज, भरने वाला है मेरी उम्र का पैमाना रियाज। काश जा पहुँचूं मदीने में कज़ा से पहले, काश जा पहुँचूं मदीने में कज़ा से पहले। कुछ न था पास मेरे, उनकी अता से पहले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह।
जी अच्छा, हामिद रज़ा साहब क्या एलिमेंट देख रहे हैं, क्या तलफ़ुज़, आवाज़, सुर? मुकाबला जब भी होता है यही 3 चीज़ें ही हमारे सामने मेन हुआ करती हैं। सबसे अहमियत के हामिल तो आपका कलाम होता है कि आप इंतखाब क्या कर रहे हैं, और उसके साथ साथ तलफ़ुज़ तो जाहिर सी बात है, आप गुफ्तगू भी करते हैं तो उसमें भी आपको तलफ़ुज़ का एहतियात करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़बान है। अगर हम अपनी ज़बान भी अच्छे ना बोलें फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो जब हम कलाम पढ़ते हैं तो उस दौरान भी नातख़्वानों को ये पहले बताया जाता है, आगाह किया जाता है, उनके टीचर्स भी उनको बताते होंगे कि भाई तलफ़ुज़ का लाजमी ख्याल रखें। और यहाँ भी तलफ़ुज़ की नंबरिंग होती है, अगर तलफ़ुज़ अच्छा होगा तो अच्छे नंबर, तलफ़ुज़ अच्छा नहीं होगा तो नंबर जाहिर सी बातें कटते हैं। सही है। तो माशाल्लाह अभी तक तो बड़ा टफ़ जा रहा है कंपटीशन, और बड़ी अच्छी आवाज़ें हैं, बड़ी अच्छे तरीके से नात पेश करें। जी बेटा, वेलकम टू द कंपटीशन सबसे पहले तो। और क्या नाम है आपका? आमना। ठीक है, क्या पढ़ेंगी आज? ठंडी ठंडी हवा रहमतों की। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, ठंडी ठंडी हवा रहमतों की चली, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, बन के मौजे करम मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। आमना का मुकद्दर सवार आ गया, आमना का मुकद्दर सवार आ गया, गोद में चांद जिसकी उतार आ गया, गोद में चांद जिसकी उतार आ गया, हूर गुल्मा सलामी को झुकने लगे, हूर गुल्मा सलामी को झुकने लगे, पढ़ते ज़ुबान सल्ले अला आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी, दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी, नूर में सारी कौनैन ढलने लगी, नूर में सारी कौनैन ढलने लगी, खुश मुकद्दर हलीमा मुबारक तुझे, खुश मुकद्दर हलीमा मुबारक तुझे, गोद में तेरी खैरुल वरा आ गए, जज़ाकल्लाह। आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। अच्छा, कभी कभी ये पॉज ऐसा आ जाता है नात में कि हम लोग को ऐसा लगता है कि नात ख़त्म हो गई है, तो क्या ये चीज़ सही है नहीं, या उसको फिल करना चाहिए किसी बिल्कुल तरीके जाहिर से? सी बात है, कभी भी आप कोई कलाम कंटिन्यू करते हैं तो सामने वाले को ये महसूस नहीं होना चाहिए किसी भी, जब हम मुख्तलिफ़ अशार पेश करते हैं, हाँ जी। अब कलाम आपने 5 अशार का पढ़ना है तो आप उस अंदाज में पढ़ें कि तीसरे अशार पे किसी को ना महसूस हो कि ये कलाम एंड होने को है। और अक्सर मैं नातख़्वां हज़रात को देखता हूँ कि एकदम कलाम का एंड कर देते, पता भी नहीं चलता। एंड भी करने का एक तरीका हुआ करता है कि आप आखिर में आकर अपने अल्फाज को थोड़ा लंबा कर दें, खींच दें, जैसे आ गए मुस्तफ़ा आ गए, इस तरह एंड भी हो, फिर सामने वाला सुभान अल्लाह भी कहता है। और एक में नाजरीन यकीनन हमारे देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हो, यहाँ नातख़्वां भी मौजूद हैं, बहुत सी गलतियाँ हैं जो हमें पता नहीं चलती। उनमें एक बहुत अहमियत की हमें गलती, जब हम स्पेशली रबीउल अव्वल के कलाम पढ़ते हैं ना तो उसमें फ़रिश्तों का जिक्र होता है, गिल्मा,
हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर गुल्मा पढ़ते हैं, तो गुल्मा अच्छा। नहीं है, ये गिल्मा है। गिल्मा गैन के है, नीचे ठीक है। ज़ेर है। गिल्मा किसको कहते हैं? फरिश्तों को कहते हैं। सही तो है। इस चीज़ का सबको एहतियात करनी हाँ, चाहिए। ये वाकई ये गलती होती है जी। हमारे साथ छोटा सा बच्चा मौजूद है। बेटा वेलकम टू द कंपटीशन। और क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान क्या पढ़ेंगे? तजल्लियात को चले जी, बिस्मिल्लाह। तजल्लियात का गुलजार मस्जिद है नबवी जमालियात का शाहकार मस्जिद है नबवी तजल्लियात का गुलजार मस्जिद है नबवी जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए मेरे हुजूर का दरबार मस्जिद है नबवी तजल्लियात का गुलजार मस्जिद है नबवी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ तो मैं हामिद रज़ा साहब ये कहूँगी, छोटा पैक बड़ा धमाका। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऐसे बच्चा ही है। जब भी कहीं भी कलाम पेश करता है इसी तरह और इसी अंदाज में, और ये हमेशा इस बच्चे को मैंने देखा है मुख्तलिफ मौक़े मिलते हैं इन बच्चों को, तो ये हमेशा कोशिश करता है नया कलाम पेश नया करें कलाम और पेश करें। अच्छे तरीके से। माशाल्लाह जिन्होंने भी पढ़ा अब तक अच्छा पढ़ा, अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन तो देखते हैं बड़ा आगे। टफ चल बिल्कुल रहा है ऐसे ही। माशाल्लाह से। मेरे लिए जी थोड़ा बेटा। मुश्किल हो गया अब तक। हाँ, आपके लिए मुश्किल होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द कंपटीशन। क्या नाम है आपका? जी माहिन कुरैशी। माहिन कुरैशी। क्या पढ़ेंगे? मैं पढ़ूंगी निगाह लुत्फ। ठीक है, बिस्मिल्लाह। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं लिए हुए तो दिल बेकरार हम भी हैं निगाह लुत्फ के हमारे दास्ते तमन्ना की लाज भी रखना
लाज भी रखना तेरे फकीरों में ऐ शहरियार हम भी हैं तेरे फकीरों में ऐ शहरियार हम भी हैं निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हमारे साथ अभी लास्ट पार्टिसिपेंट मौजूद हैं और वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और माशाल्लाह से टफ़ कंपटीशन है और बिल्कुल ऐसे। हामिद रज़ा साहब पे बड़ा भी होगा कि भाई इतनी खूबसूरत आवाज़ें इतने खूबसूरत तरीके से नात पेश कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या नाम है आपका? बिलाल सिद्दीकी। चलें जी, क्या पढ़ेंगे? एंड वेलकम टू द कंपटीशन। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये असां तमामु पार्टिसिपेंट्स अवां ॾिठा। नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, वरी पोइ उन खां पोइ फाइनल जेको आहे रिज़ल्ट अवां जे साम्हूं ईंदो। नंढे ब्रेक ते था वञूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद बहर हरफ अमवाज मुहम्मद बहर हरफ अमवाज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद काब को सैनो अदना काब को सैनो अदना काब को सैनो अदना शरफ शबे मेराज मुहम्मद शरफ शबे मेराज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद उम्मत तेरी क्यों गम खावे उम्मत तेरी क्यों गम खावे उम्मत तेरी क्यों गम खावे जहदी ते को लाज मुहम्मद जहदी ते को लाज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद कुल नबियां दा सरताज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद बर हरफ अमवाज मुहम्मद सच लिखूं गम कोई नाही सच लिखूं गम कोई नाही
वेलकम बैक नाज़रीन ऐं मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। नॉट कॉम्पिटिशन हली रहियो आहे हिन सेगमेंट में ऐं जीअं अव्हां ॾिठो तमामु पार्टिसिपेंट्स तव्हां ॾिठा ऐं उन जो हाणे फाइनल रिज़ल्ट हामिद साहब जे हथ में आहे। हाणे फाइनल रिज़ल्ट में छा थींदो ऐं मूंखे पाण ॾाढी क्यूरियोसिटी आहे, छो जो पार्टिसिपेंट्स सभु इलाही सुठा हुया ऐं सभिनि जी आवाज़ ॾाढी सुठी हुई। सभिनि जंहिं तरीक़े सां पेश कयो उहो बि ॾाढो सुठे तरीक़े सां पेश कयो ऐं स्पॉन्सर्स जा जेके उन्हनि सां गिफ्ट हैम्पर्स वेंदा, रिवायत कुकिंग ऑयल, रिवायत कनोला ऑयल, बरसों की रिवायत आज का अंदाज़। सो इहो गिफ्ट हैम्पर असांजे तमामु पार्टिसिपेंट्स सां वेंदा ऐं कैश प्राइज़ वेंदो सिर्फ़ु फर्स्ट ऐं सेकेंड असांजे पार्टिसिपेंट्स सां। सो हामिद भाई खे मां चवंदमि, हाणे हुनखे रिक्वेस्ट कंदमि त जेको रिज़ल्ट आहे हुनजे हथ में, हाणे इंतज़ार जूं घड़ियूं बिल्कुलु ख़त्म करे रिज़ल्ट ॿुधाए असांखे। जी, इंतज़ार की घड़ियां तो ख़त्म हुआ चाहती हैं, लेकिन ये जो मेरे हाथ में रिज़ल्ट है, ये मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। कांपने की यकीनन कोई वजह है। वजह यह है, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कभी कोई गलत रिज़ल्ट दे दिया जाए, किसी बच्चे की दिल आज़ारी हो जाए, तो अल्लाह तो कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा मेरी भी कोशिश रहती है, PTV की भी कोशिश रहती है कि PTV हक बयान करें। और जितने बच्चे हैं सब ने सुना, आप सब भी माशाल्लाह अच्छी समात रखते हैं। मैं जो फ़ैसला करूँगा, मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच्चे यकीनन अच्छा पढ़ने वाले, सारे बच्चे अच्छा पढ़ने वाले। जो आज फर्स्ट सेकंड आ जाएंगे वो एक कदम आगे होंगे, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे होंगे तो ये समझ लीजिए वो एक कदम पीछे हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है, बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ते, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जब भी तो यहाँ आए। कराची में कितने लोग हैं, तो ये चुन कर अगर यहाँ आए हैं, चुने हुए हैं, तो यकीनन सब अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो मैं बाकायदा सेकंड पोजीशन का अनाउंसमेंट करूँगा। आज के हमारे इस मुकाबले की जो सेकंड पोजीशन आई है वो है कहकशां सुहेल। कहकशां जिन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया है। मैं कहकशां माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने माशाल्लाह नात पेश की। और ये रिवायत का गिफ्ट हैम्पर जो है ये इनके साथ जाएगा। रिजवान साहब, ये आपके हाथों से इनके पास जाएगा। और उसके साथ साथ जी, और हमारे मौजूद मेहमान मुराद अली साहब फरमा रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से कैश प्राइज़ भी पेश कैश प्राइज़ भी मुराद अली साहब इको फाउंडेशन की तरफ से जा रहा है इन पार्टिसिपेंट्स के लिए। सेकंड जो है, और हमारी फर्स्ट कौन है? फर्स्ट जो है जी, सारे ही फर्स्ट हैं जितने यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे हटाकर बाकी सारे के सारे फर्स्ट हैं। लेकिन यकीनन हमारे प्रोग्राम का मुकाबले का एक हुस्न होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो आज पहले नंबर पर आए हैं, चमकता धमकता चेहरा, खूबसूरत अंदाज में उस बच्चे ने पढ़ा माशाल्लाह। मेरी मुराद मोहतरम अब्दुल रहमान साहब, जो आज के इस मुकाबले के विनर हैं, माशाल्लाह कांग्रेचुलेशंस। और सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत अंदाज में आपने नात पेश की। ये जी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर, और उसके साथ साथ जी मुराद अली साहब की तरफ से कैश प्राइज़, और PTV की तरफ से, हमारी पूरी मॉर्निंग की टीम की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसे ही है माशाल्लाह। जो सबसे छोटा सा बच्चा है हमारे पास वही फर्स्ट आया है। बिल्कुल ऐसा ही, और बहुत अच्छा पढ़ा, सब ने अच्छा पढ़ा। किसी को दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और इन्होंने बहुत आगे जाना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जितने बच्चे यहाँ आए हैं, ये हर साल हर जगह मुख्तलिफ मौक़े इनको मिलते रहेंगे, ये अच्छे से अच्छा कलाम पेश करते रहेंगे और इंशाल्लाह ये सब विन करते रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, रबीउल अव्वल है और नात कंपटीशन है, ऐसा ज़बरदस्त बाबरकत पाक हमारा ये महीना है। तो मैं सब बच्चों को, सब तमाम पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे पास यहाँ पे ये आ जाए सामने सेट पे, और हम सलाम पेश करेंगे। जी हामिद भाई, बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, फिर पढ़ो रब
आपकी रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम ए खुदा के लाडले रसूल, ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल।